देखिए इसमें ट्राइंगल आपको दी हुई है ए बी सी, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ डी, ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है। टेन थीटा अपॉन टेन फाई की वैल्यू निकालना है। अब जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो राइट एंगल ट्राइंगल के हेल्प से निकल रहा है। टेन थीटा तो इस ट्राइंगल के हेल्प से निकलेगा, क्या आएगा? BC अपॉन AC। टेन फाई क्या होगा? टेन फाई पूरा एंगल है तो हमारे पास BC अपॉन AC। AC से AC कैंसिल हो गया। BC और BC में क्या रिलेशन है? BC जो है वो 2 टाइम्स ऑफ BC है, BC से DC कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आंसर? 1/2। इसमें उसके बावजूद भी मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन निकलने वाले थे, फिर भी स्कोरिंग नहीं है। नहीं, यस सर और नो सर। क्या नंबर कितने आ रहे हैं मैथ्स में? फिर कैसे काम चलेगा बताओ? A person is to count 4,500 currency notes। टोटल जो नोट्स हैं जो उसको काउंट कर रहे हैं, ये 4,500 है। उसके बाद आपसे कह रहा है A and denotes the number of notes he counts in the nth minute। A and number of notes he counts in nth minute। nth मिनट के अंदर कितने नोट उसने काउंट किए उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? An रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें गिवन है A1 A2 A3 एंड सो ऑन A10 इक्वल टू 150 दिया हुआ है। मतलब पहले जो 10 मिनट है प्रत्येक मिनट में उसने कितने नोट काउंट किए? 150। तो पहले 10 मिनट में टोटल कितने नोट काउंट किए गए? 1500। पहली मिनट में कितने नोट काउंट हो रहे हैं? 150। दूसरी मिनट में कितने नोट काउंट हो रहे हैं? 150। उसके बाद ये कह रहा है देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स काउंटेड इन 10 मिनट्स, फर्स्ट 10 मिनट्स, ये आपके पास आ गया 1500। रिमेनिंग नोट्स दैट आर टू बी काउंटेड, बाकी कितने बस ये जो काउंट करने 3000। अब इसके बाद जो नोट काउंट होंगे ना उनकी संख्या AP में है, ठीक है। अब उसके बाद आपको कह रहा है A10 A11 एंड सो ऑन, A10 A11 A12 एंड सो ऑन आर इन AP। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है? -2। D हमारे पास -2 है। ध्यान रहे A10 आपने यहाँ शामिल कर लिया है, A10 हम यहाँ शामिल कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर A10 को फर्स्ट टर्म बना रहे हो, 150 को फर्स्ट टर्म बना रहे हो, तो यहाँ 10 की बजाय कितने मिनट्स में काउंटेड नोट्स आप लेके चलोगे? 9 मिनट्स में। लेकिन ये कह रहा है कि AP है, इसका मतलब A10 तो कितना है? 150। 10वें मिनट में कितने नोट काउंट हुए? 150। उसके बाद आपके पास A11 क्या आएगा? 148 146 एंड सो। इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि A10 नंबर ऑफ नोट्स काउंटेड इन 10 मिनट्स, A10 मैंने इस 1500 के अंदर शामिल की हुई है। तो AP आप यहाँ से आगे लो। अब इससे आगे कितने टर्म है? कितने नोट काउंट करने बाकी रह गए? 3000।
3000 नोट काउंट करने हैं और नंबर ऑफ जो काउंटेड नोट्स हैं इन सक्सेसिव मिनट्स वो किस में है? एपी में है। लेट 3000 notes will be counted in n minutes। छोड़ दो आप इसको, सामने मत करो 150 को, क्या प्रॉब्लम है? 150 तक 10 मिनट आ चुके हैं। अब यहाँ से आपके पास जो एस है ना हमारे पास है, इस एपी की एन टर्म्स का बाकी बचे हुए जो नोट्स हैं वो कितने समय में, मैंने अज्यूम कर लिया n मिनट्स में काउंट किए जा रहे हैं बाकी बचे हुए नोट्स। दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। एपी आपके पास है कौन? 148, 146 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, इस एपी की n टर्म्स का जो सम हो कितना है? 3000। यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी उसमें 10 और ऐड कर दें, क्या आएगा? n/2 2a 2 into 148 प्लस n-1 into b कितना है? -2 इक्वल टू कितना? 3000। बेटा 1 सेकंड 2 5 सेकंड का एक खेल है। अगर क्वेश्चन के बारे में आप सही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे तो सही निकल जाएगा, और एक जगह भी मिसमैच हो गया तो वहीं गलत। मतलब वो मेन यही आपसे चेक करना चाह रहा है। मान लो आपके पास आंसर 120 मिनट आ रहा है टोटल, तो 119 भी ऑप्शन में मिलेगा, 118 भी ऑप्शन मिलेगा, 121 भी ऑप्शन में मिलेगा। आपने इस 1 की वजह से अगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म 150 बना दी और टोटल 10 मिनट पहले काउंट कर ली तो वही एक का डिफरेंस आ गया आंसर में, वही एक का डिफरेंस आ जाएगा। आप पहले जो 10 मिनट से (27) 2 कॉमन निकाल लिया, ये 2 कॉमन गया, इस 2 से कैंसिल, सिंप्लीफाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n into 148 माइनस का n प्लस 1 इक्वल टू 3000। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का n स्क्वायर 148 और 149 n इक्वल टू 3000। आगे तरफ लेके दो, n स्क्वायर 140 है प्लस 3000 इक्वल टू। अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेगा, नहीं बने फैक्टर, फैक्टर बना के सोल्व करना पड़ेगा। कर लोगे सोल्व या नहीं? बोलो, n की वैल्यू आ जाएगी। हमसे पूछा क्या इसमें? टोटल नंबर ऑफ, आपसे पूछ रहा है देन द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल नोट्स। जो भी यहाँ से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ रही है? n की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। हो सकता है 2 वैल्यूज हमारे पास आए, उसमें से डिवीजन कहाँ से होगा? आपके पास n आ गया, सपोज फॉर एग्जांपल 20 और 50, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आप क्या करोगे? n इक्वल टू 50, n इक्वल टू 50, तो आप 50 मीटर निकालोगे। 50 मीटर में अगर नेगेटिव आ रही है तो हम n इक्वल टू 50 को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे रिजेक्ट? क्योंकि नंबर ऑफ नोट्स काउंटेड जो है उनकी संख्या नेगेटिव आई। निकालो, इससे आगे तो ये निकालो इसके अंदर, भाई n की वैल्यू निकालनी इसके अंदर, और जो भी n की वैल्यू है उसके अंदर कितना ऐड कर देना? 10 ऐड कर देना। n की 2 वैल्यू आ रही है, n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक वैल्यू रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट कौन सी होगी? वहाँ से आप लास्ट टर्म निकालना, nth टर्म। n की 2 वैल्यूज आ रही है, वहाँ से आपने लास्ट टर्म निकाली, जो रिजेक्ट होगी उसकी लास्ट टर्म। अगर मान लो 20 यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो 20 में टर्म आपको नेगेटिव मिलेगी, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो 20 मिनट के अंदर जो काउंट किए गए उनकी संख्या क्या है? नेगेटिव। जो पॉसिबल, अगर 0 आ रहा है तो भी उसको आप इसमें काउंट नहीं करो। करो सॉल्व, बट इसको क्या रहे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या रहे? क्या रहे? 24 और, अब उसका रीजन देखो, 24 और 25, 124 और 125, एक अकेला 24 है,
इसके जो दो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट ही आ रहा है। n हमारे पास एक तो 125 आ गया और एक क्या है 24। डबल आंसर क्यों आ रहा है? 3000 नोट काउंट करने थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो आपके पास टोटल मिनट्स जो वो कंज्यूम करेगा वो कितने होंगे 35, 24 और 10 सॉरी 34, और दूसरे केस में कितना आएगा 135। अब ऑप्शंस आपको क्या दिए हैं, एक तो ऑप्शन से आपको अंदाजा मिल सकता है, इसमें 34 भी दिया हुआ है और 135 भी दिया हुआ है। अब इसके अंदर आप देखो आंसर कौन सा है, अब इसमें देखो आंसर दोनों दिए हुए। इस एक पी की 135 मीटर हम निकालो, अंडरस्टूड, ऐसी तीसरी बात है, नेगेटिव आ रही है 124 आ रहा है ना, 124 मीटर में निकालोगे आप। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 100 प्लस n माइनस 1 100 क्या आ जाएगा 23 गुणा में नेगेटिव आ रही है, मेरा कहने का मतलब ये 125 निकालोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 124 गुणा में, ये क्या आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि nth मिनट के अंदर जो नोट उसने काउंट किए उनकी संख्या क्या है भाई, 125वें मिनट के अंदर जो नोट उसने काउंट किए उनकी संख्या कैसी है नेगेटिव। अब जो नोट काउंट करेगा उनकी संख्या नेगेटिव आ सकती है क्या, इसलिए 125 क्या हो जाएगा रिजेक्ट। ऑन डिवाइडिंग ए नेचुरल नंबर बाय 13 रिमाइंडर इज 3। एक नेचुरल नंबर को हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, बेटा बातें नहीं है। देखो कोशिश करें अपना जो डिस्कशन है ना मेरे आने से पहले कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, या बहुत ज़रूरी कोई ऐसी बात है मेरे को बता दो, मैं रुकूँगा। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपस में डिस्कस करना है, मेरे को बता दें कि सर आप 2 मिनट रुकें, हम अपनी बात क्लियर कर रखने पहले, उसके बाद आप आगे बढ़ें। क्योंकि आपस में बात करने का मतलब है या तो कुछ समझ नहीं आ रहा आपको या इंटरेस्ट नहीं है। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, पढ़ाते इसमें बिल्कुल फ्री छोड़ दिया आपको मैंने, यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट में बाकी छोड़ के नहीं चल रहा कि जिसमें कन्फ्यूजन हो, जिसमें प्रॉब्लम आया। भाई 2 वैल्यूज आ रही है, दूसरी रिजेक्ट क्यों होगी, मैंने पहले बताया था यहाँ से 125 और 124 है, तो आप 125 में टर्म निकालोगे 24 में टर्म निकालोगे, एक दोनों में से वो टर्म नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब है जो नंबर उसने नोट काउंट की उनकी संख्या नेगेटिव है, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो वाला क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। हम बात ऑन डिवाइडिंग ए नेचुरल नंबर बाय 13 रिमाइंडर इज 3। कोई नेचुरल नंबर है उसको हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 3 आ रहा है। n हमारे पास क्या आ गया, लेट द नेचुरल नंबर बी n। जो नेचुरल नंबर है वो मैंने n काउंट कर लिया, n अज्यूम कर लिया। जब आपने इसको 13 से डिवाइड किया तो कोशेंट आया p और रिमाइंडर है 3। इसी नंबर को जब हमने डिवाइड किया 21 से, कोशेंट आ गया पॉजिटिव और रिमाइंडर कितना कह रहा है 11। एक इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस जब सेम आ रहा हो वहाँ वो क्वेश्चन अलग बनता है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि दिस और दिस नंबर से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर दिस एंड दिस आ रहा है, और वहाँ पर आपके पास केस होता है कि पहले डिवीजर में से पहला रिमाइंडर माइनस किया, डिफरेंस डिवीजर माइनस रिमाइंडर जब सभी केसेस में कांस्टेंट आ रहा है तो उस केस में आपके पास क्वेश्चन कैसे निकलेगा, जो डिवीजर्स हैं उन सब का एलसीएम निकालना आपको, उन सब का एलसीएम, और जो डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस जो कि कांस्टेंट आ रहा है सभी केसेस में उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, वो आपका आंसर आ जाएगा सबसे छोटा। उसके बाद आगे वाले नंबर्स क्या होंगे, जो एलसीएम आ रहा था उसके नेचुरल नंबर मल्टीपल, और उसमें से डिफरेंस आपको हर केस में क्या करना है माइनस। ये चीज़ें भूलने की नहीं है। आपके साथ मेन प्रॉब्लम क्या है, एक क्वेश्चन निकाला उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ठीक है, अब वो क्वेश्चन 1 महीने बाद दोबारा निकाल रहे हो, अब 1 महीने तक वो कॉन्सेप्ट रिवाइज ही नहीं हो रहा, वो फिर भूल गए दोबारा उसको। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ जो भी नया कॉन्सेप्ट आए
वो अपनी एक ऐसी नोटबुक तैयार हो जाए, वो जीवन भर काम आएगी आपके। एक ऐसी नोटबुक तैयार हो जाए जिसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं कि भाई ये ऐसा कॉन्सेप्ट किस प्रकार यूज हो रहा है। आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, बस एक एक क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस कितना था? 13 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आ रहा है? 3। और 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 21 में से 11 माइनस किया तो भी कितना आया? 10। और 13 में से 3 माइनस किया तो भी 10। वही कॉन्सेप्ट है। तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या होगा? इट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 13 एंड 21 माइनस 10। वो नंबर 500 से 600 के बीच में लेके जाना है। तो नंबर हमारे पास इसका कोई नेचुरल नंबर मल्टीपल हो सकता है, इसका सम इंटीजर मल्टीपल, ठीक, नेचुरल नंबर होगा। मतलब केस है, इसके अंदर अलग अलग केस होता तो यहाँ से मैं पी और क्यू के रिलेशन तक जाता, आपस में माइनस कर देता। अगर डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम नहीं आता, 13 माइनस 3 इक्वल टू 10, 21 घटा 11 इक्वल टू 10, तो वही कॉन्सेप्ट है कि जो डिवीजर्स और रिमाइंडर्स हैं उनका डिफरेंस सभी केसेस में सेम आ रहा है। सेम आ रहा है तो नंबर हमारे पास होगा जो डिवीजर्स थे उनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? 13 और 21 का। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 270। और इसमें से क्या माइनस करोगे? अगला नंबर क्या होगा? अब क्योंकि ये नंबर तो 500 से 600 के बीच में नहीं है, ये नंबर तो 500 से 600 के बीच में नहीं है, तो अगला नंबर क्या आएगा फिर? 273 का 2 टाइम्स माइनस 10। उससे अगला नंबर 273 का 3 टाइम्स माइनस 10। उससे अगला नंबर 273 का 4 टाइम्स माइनस 10। आपसे पूछ सकता है कि ऐसे 3 डिजिटेड नंबर कितने होंगे? जिन नेचुरल नंबर्स के बारे में बात हो रही है कि उसको हम 13 से डिवाइड करें 3 रिमाइंडर बच रहा है, 21 से डिवाइड करें 11 रिमाइंडर बच रहा है, तो ऐसे 3 डिजिटेड नंबर कितने होंगे? ऐसे 4 डिजिटेड नंबर कितने होंगे? ये नहीं कि क्वेश्चन निकाल लिया बस ये क्वेश्चन निकल गया और आगे पीछे कुछ नहीं सोचना। इसी क्वेश्चन में और थोड़ा बहुत चेंज दे सकता है कि ऐसे 3 डिजिटेड कितने हैं, ऐसे 4 डिजिटेड कितने हैं, तो ये नंबर आपका 3 डिजिटेड आएगा, ये भी 3 डिजिटेड होगा और ये भी 3 डिजिटेड होगा। ये बड़ा 3 डिजिटेड नहीं होगा, क्योंकि जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा? 1000 से बड़ा हो जाएगा। उसमें से 10 आप माइनस करोगे तब ये नंबर 3 की बजाय कितने डिजिटेड होगा? 4 डिजिटेड। ऐसे 4 डिजिटेड कितने हैं? 3 डिजिटेड कितने हैं? 2 डिजिटेड कोई है ही नहीं। तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या आया? 273 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 546। 546 में से 10 माइनस करोगे, रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा? 536 आ जाएगा। क्योंकि नंबर हमारे पास क्या कह रहा है? आंसर हमारे पास, आंसर ये नहीं है 536, ये कह रहा है कि अब उस नंबर को किससे डिवाइड करना है? 19 से। अब 19 से इसको डिवाइड कर दो, क्या रिमाइंडर आएगा? वहाँ जाएगा सर। क्या कह रहे हो? डिफरेंस सेम नहीं होता तो उस केस में इनको आपस में सबट्रैक्ट करते पहले, वहाँ से P और Q के रूप में रिलेशन निकलता, क्योंकि P भी हमारे पास इंटीजर है। सपोज यहाँ पर मैं 3 की बजाय 4 ले लेता हूँ, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? इनको आपस में सबट्रैक्ट कर लिया। सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 13P माइनस का 21Q, 4 माइनस 11, 13P जो है 21Q प्लस 7 और ये इधर आके डिवाइड। Q कौन सी वैल्यूज एक्वायर करेगा? जिसके लिए 21Q प्लस 7 जो है वो 13 का मल्टीपल आ जाएगा। Q कौन सी वैल्यूज एक्वायर करेगा जिसके लिए 21Q प्लस 7 किसका मल्टीपल हो? 13, क्योंकि P हमारे पास क्या है? कोशेंट है, और कोशेंट क्या आएगा? नेचुरल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये तो मैंने वैसे जर्नल क्वेश्चन लिया है, जब क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तो Q की 1 2 3 शुरू की 2 3 4 वैल्यू पुट करने से आपको कोई ना कोई यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ऐसा Q मिल जाएगा जिसके लिए 21Q प्लस 7 जो है वो क्या होगा? 13 का मल्टीपल। ठीक है, Q आ गया, Q की वैल्यू वापस पुट करते हैं यहाँ पर, n आ जाएगा, n आते यहाँ से P आ जाएगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद उसके मल्टीपल चले जाएंगे। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन से ऐसे तलाश करेंगे, नया कॉन्सेप्ट हाथ लग गया, नया तो नहीं हालांकि
मेरे को अच्छी तरह याद है, ये क्वेश्चन में एक या दो बार डिस्कस कर चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। लेकिन समस्या वही है कि वो कॉन्सेप्ट्स आप याद नहीं रखते कि भी ठीक है, याद तो उस केस में रहेगा ना, मान लो 1 महीना पहले मैंने बताया था, तो डेफिनेटली निश्चित है किसी एक आध को छोड़कर सबके माइंड से स्लिप हो जाएगा। अगर वो नोट कर लिया तो बहुत ज़रूरी है, किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो वो कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज हो, क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब वो कॉन्सेप्ट लिखे हुए ही नहीं है, तो बार बार आपको बता रहा हूँ। जो इसमें सबसे पहला जो यानी कि इससे तीसरा टेस्ट जो पहले था उसमें बता दिया था कि चैप्टर फिर से यानी कि शुरुआत हो रही है मैथ्स की। इसके अंदर जो भी ऐसी नई चीज़ हाथ लगे कि भाई ये नया कॉन्सेप्ट है और इसको याद रखने की ज़रूरत है, वो नोट कर लेते अपने नोटबुक आगे बढ़ेंगे। और बताओ 58 हमारे पास दिया हुआ है। अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं। इक्वेशन क्या दी हुई है, bx² + qx + r = 0। भाई एक तो चलो क्वेश्चन ही बेसिकली मेरे को भी गलत लग रहा है इसके अंदर, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 बता रहे थे जिसमें वो ट्रायंगल वाला केस है, क्योंकि इसके अंदर तो इन्फॉर्मेशन या तो इनकम्प्लीट है। 3, 4 और 5 के बारे में क्या कुछ है, एरिया है, साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया लेके चल रहे हैं तब भी बात नहीं बन रही, साइड लेके चल रहे हैं तब भी बात नहीं बन रही, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन थे वो सोल्व होने वाले थे। 58 हमारे पास दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ bx² + qx + r = 0। अल्फा और बीटा इसके रूट से p नॉन 0। उसके बाद ये कह रहा है p, q और r जो है वो एक में, एंड 1/α + 1/β = 4 है। देन द वैल्यू mod of अल्फा माइनस इसकी वैल्यू निकालो। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, p, q और r एक ही में। यहां से हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -q/p, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 1/α + 1/β = 4 है। क्या है यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम, बीटा प्लस अल्फा = 4, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 4α बीटा के इक्वल आ गया। मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर करके यहाँ अल्फा माइनस बीटा बढ़ा सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर = 16 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, उसको मैंने लिख दिया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 4α बीटा। पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिर p, q और r के रूप में आएगी। असली मकसद है यहाँ से p, q और r को एलिमिनेट करना। असली जो मकसद हमारा है वो क्या है, p, q और r को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट क्योंकि आंसर्स तो p, q और r के रूप में नहीं है, आंसर्स p, q और r के रूप में नहीं है। अब उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -q/p, 4α बीटा r/2। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया यहाँ से -q/p और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है r/2। ठीक है, दोनों साइड में p से p क्या हो गया, कैंसिल। q जो है वो -q = 4r और q + 4r = 0। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। मैं यहाँ से p, q और r को एलिमिनेट करूँगा। दूसरा पॉइंट इसको पकड़ो आप, p, q और r एक ही में है, तो 2q = p + r हो गया। 2q हमारे पास किसके इक्वल है, p + r। ये रिलेशन आपके पास। अब p, q और r एक ही में दिए हुए हैं, इसको यूज कर लो। q की जगह में क्या पुट करूँगा, -4r। q की जगह -4r पुट करोगे तो माइनस का बीटा = p + r। तो यहाँ से p कितना आ गया, -9 का। p की वैल्यू r के रूप में है और यहाँ से q की वैल्यू r के रूप में है।
तो यहाँ से क्या माइनस क्यू अपॉन 4 आर हो गया, यहाँ से p अपॉन माइनस पी अपॉन 9 आर हो गया, ये भी आर है ये भी आर है, राइट हैंड साइड दोनों भी सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। कौन कौन इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ माइनस पी अपॉन माइनस 9, क्यू अपॉन माइनस 4 और आर तीनों के तीन आपस में इक्वल है, तीनों के तीन आपस में इक्वल है। मैंने अज्यूम कर लिया लेट इक्वल टू, किसी ना किसी के इक्वल तो होंगे जब इक्वल हैं तो, अरे तीनों इक्वल हैं तो किसी ना किसी के इक्वल तो हैं, ये तो श्योरिटी है। अब हमारे पास क्या है, जब तीनों इक्वल है पी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो हो गई, सीधी सी बात है। पी नॉन जीरो है तो क्यू और आर भी कैसे हैं, नॉन जीरो है, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई, -9 की, क्यू की वैल्यू कितनी आई, -4 की, और आर कितना है 50। ये पी क्यू और आर की वैल्यू उठा के वापस पुट करो, तो यहाँ पुट करो चाहिए, यहाँ पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अल्टीमेटली वही हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, माइनस क्यू, व्हाट इज क्यू, -4 की अपॉन लास्ट में क्या दिया हुआ है पी, व्हाट इज पी, ये से पी कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा आ गया 4/9, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, r बाई पी, व्हाट इज आर के, व्हाट इज पी -9, के से के कैंसिल, ये -1/9 आ गया। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी, विच डज नॉट डिपेंड ऑन पी क्यू एंड आर, पी क्यू और आर के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रही। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा, अब यहाँ वैल्यू अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है, -9 के क्या, -9 के पी की वैल्यू हमारे पास क्या था, ये माइनस क्यू अपॉन पी था ना, क्यू की वैल्यू भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव माइनस है, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास r बाई पी आ रही है, r इक्वल टू के है और p हमारा 9k थे -1/9। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4/9, इसका स्क्वायर क्या आ रहा है 16/81, और माइनस का 4 इंटू अल्फा बीटा -1/9, -1/9 लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, एलसीएम ले लिया कितना आया 81 एलसीएम आया, कितना आ जाएगा लास्ट में 16 प्लस में 36, 52 क्या लिख सकते हो, ये आपके पास 52/81 अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर रूट लेंगे मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपको बार बार बताया हुआ है, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, मोड ऑफ एक्स। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली, वहाँ से मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और वो आपके पास क्या जाएगा 2√13 अपॉन में 2√13 सबसे पहले इसके अंदर अभी मान लो कुछ नया सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। सबसे पहला पॉइंट, मैं यही अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकता था, ठीक है, लेकिन वो आंसर मेरा पी क्यू और आर के रूप में आना था। अब पी क्यू और आर एक ही में इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए और इसका यूज करते हुए हमें क्या करना था, दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, इस तरीके से अगर आप नहीं निकालते तो उस केस में ये आपके पास रहता, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता मैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और साथ में माइनस का 4 अल्फा बीटा माइनस का r बाई पी, सारे का स्क्वायर रूट, ये मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा होगा। लेकिन हमें तो जो आंसर दिए वो पी क्यू आर के रूप में नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास है पी क्यू और आर एक ही में है, पी जो है वो -9q के इक्वल होगा, और एक 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 4 होगा। यहाँ से रिलेशन हमारे पास आ रही है पी क्यू और आर के लिए। उन दोनों रिलेशंस को यूज करते हुए क्या करना था आपको, इसकी हेल्प से मेरे पास वैल्यू क्या आई, हटा दो इसको, आपके पास एक तो रिजल्ट क्या आ रहा था, p इक्वल टू -9r,
और ऐसे ही एक इधर आया था शायद, डिलीट कर दिया शायद हमने। यहाँ से जो रिजल्ट आया था वो क्या था, -q = 4 आता। तो p और q जो ये वाला रिजल्ट आपके पास आ गया, इसमें p और q दोनों की वैल्यू आप किसके रूप में पुट कर दो, r के रूप में। वहाँ से r क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। जब ये वैल्यू सारे की सारे किसके रूप में पुट करेंगे, r के रूप में, तो r ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट। q के स्क्वायर में r स्क्वायर आएगा, नीचे p के स्क्वायर में r स्क्वायर आएगा। ठीक है, जो भी वैल्यूज दी हुई है, r/p, p की वैल्यू में r दिया हुआ है, r से r कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली r खत्म, p q और r सब कुछ खत्म, और यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे तो मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, एक इसमें पहले क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। फॉर्मूला है डायरेक्ट इसमें कोई, रेगुलर ऑक्टागन का एरिया, इसकी एक साइड आपको दी हुई है। मैंने एक क्वेश्चन भेजा था इसने रोमित से, पता नहीं ग्रुप में मैं शेयर कर पाया नहीं कर पाया। ऑक्टागन का एक केस था, रेगुलर ऑक्टागन जिसकी एक साइड, ये एक साइड आपको ए दी हुई है, ये ऑक्टागन का सेंटर है। सेंटर का मतलब उस पॉलीगन के अंदर ऐसा पॉइंट जो सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। ये आपके पास साइड ए दी हुई है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये वाला जो एंगल है ना 45 होगा। रेगुलर ऑक्टागन आपके पास ये केस है लगभग, approximately this situation is there. रेगुलर ऑक्टागन है, प्रत्येक साइड की लेंथ इक्वल है। कोई भी रेगुलर पॉलीगन उसका सेंटर, कोई भी रेगुलर पॉलीगन उसका सेंटर, पॉलीगन के अंदर ऐसा पॉइंट जो सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। तो यहाँ पर सेंटर जो है वो ओ आपके पास सेंटर है, ओ की ए से डिस्टेंस, ओ की बी से डिस्टेंस, ये इक्वल है। तो मैंने ये फिगर ले रखी है, ओ ए बी। 8 की 8 साइड मिलकर, एक इस साइड ने ए बी ने ये एंगल बनाया, दूसरी साइड ये एंगल बना देगी, और 8 की 8 साइड सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना दिए, 360। तो एक साइड सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगी, रेगुलर वर्ड साफ है। रेगुलर अगर पॉलीगन दी हुई है तो प्रत्येक साइड सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो वो आपके पास क्या आएगा, देखिए 45 हो गया। 8 आपके पास आइसोस्केल ट्राइंगल है, प्रत्येक का एरिया सेम होगा। एक का एरिया निकाल के उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, एक का एरिया निकाल के उसको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई। अब ये एरिया निकालें कैसे, इसकी हाइट निकाल लेते हैं। हाइट तो निकालनी पड़ेगी और तो कोई अल्टरनेट आएगी। बेस आपके पास दिया हुआ, मैंने यहाँ से इसका ये पार्ट लिया बस केवल ओ ए बी, ओ ए बी। इस ऐसी 8 आइसोस्केल ट्राइंगल होंगी। रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। जो रेगुलर हेक्सागन है उसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर आपके पास ऑक्टागन है, इसमें 8 आइसोस्केल ट्राइंगल, क्योंकि ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर। सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर ऐसा पॉइंट जो सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस के, वो हमारे पास क्या होता है, सेंटर। सिंप्लीफाई इसको करते हैं। ये एंगल 45 था, ये दोनों कितने के बच गए, आधा एंगल क्या हो गया, 22.5। मुझे ये साइड निकालनी है, सपोज ओडी हाइट है, अपॉन में ओ बी। यहाँ एंगल 90 डिग्री है, पूरी साइड ए थी तो ये क्या आ गया, ए बाई कोसाइन फॉर्मूले से हमारे पास ओ ए और बी एक ही फॉर्म में आ जाएगी, फिर 1/2 ए साइड। ओ ए और ओ बी एक ही फॉर्म में कैसे आएंगे, ये थोड़ी है हमारे पास। भाई ओ ए और ओ बी दोनों एक इक्वल नहीं है, एक ही फॉर्म में आ जाएगी। एक ही बात हुई है, फिर निकालेंगे कैसे इसके अंदर, ये एंगल दिया हुआ है, किसी भी तरीके से निकालो तो प्रॉब्लम नहीं है।
कहाँ इक्विलेटरल के सारे एंगल 60 होते हैं, मैं एंगल 45 कर रहा हूँ, कहाँ बन जाएगी इक्विलेटरल? अरे सेंटर के ऊपर एंगल 45 है, इक्विलेटरल के सारे एंगल 60 होते हैं, तो कैसे होगी इक्विलेटरल? किसी तरीके से निकालो, वो ऑप्शन भी है। cos 45 इक्वल टू ओ ए और ओ बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, वो अप्लाई कर सकते हो आप। माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ओ ए इंटू ओ बी, वो दोनों आपस में इक्वल हैं। ओ ए की वैल्यू निकालो जो ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल हैं, उस तरीके से निकालो, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लो। दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास है। यह एंगल 22.5 है, तो ये एंगल आपके पास कितना हो गया? मैंने ये साइड हाइट निकाली इसकी, ये हाइट कितनी आ रही है? और डी अपॉन में ए डी, और डी अपॉन में ओ ए डी हमारे पास ए डी। कौन सा टी रेशियो है? कॉट है। यहाँ एंगल है, एंगल यहाँ होने की वजह से इसकी एडजेसेंट साइड किसका काम करेगी? बी का। ये बी हो गया, तो पी बाई बी होता है 10, ये बी बाई बी, क्योंकि ओ डी में निकालना चाह रहा हूँ, और इक्वल टू कोट 22.5। और डी किसके इक्वल आ गया? ए डी, ए बाई 2। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से ड्रा किया गया परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा। ये ए बाई 2 हमारे पास है, इंटू में कोट 22.5। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कोट 22.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10, 60, 7.5। 22.5 की वैल्यू निकालो, या 67.5। 22.5 की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। कोट 22.5। अब 22.5 किसका आता एंगल है? 45 का। हाफ एंगल फॉर्मूला कोस थीटा से निकाल लो, टेन थीटा से निकाल लो। टेन थीटा 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें थीटा की जगह क्या रख लो? 45। थीटा की जगह क्या रखेंगे? 45। टेन 45 क्या आता है? 1 इक्वल टू 2 टेन 22.5। 22.5 डिग्री को मैं थीटा कह रहा हूँ, तो 2 टेन थीटा, या इसको एक्स कह दो, अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। थीटा बाई 2 यानी कि 22.5 डिग्री जो एंगल उसको मैंने एक्स कह दिया। अब ये इक्वेशन 10x में यानी कि 10 22.5 में कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव को रिजेक्ट करना। रिजेक्ट क्यों? क्योंकि हमारे पास 22.5 डिग्री जो एंगल हो कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो कैसे होते हैं? इसलिए यहाँ से जो 10 22.5 की वैल्यू है ये पॉजिटिव लेनी है, उसका रेसिप्रोकल यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके पास क्या आ गया? ओडी आ गया, यानी कि इस एक आइसोस्केल ट्रायंगल की हाइट आ गई। एरिया 1/2 इंटू बेस इसका कितना है? 8, और इंटू में हाइट जो ओडी आ गई। अब सिंप्लीफाई तो आगे करना, यहाँ से मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो रहा है। 22.5 डिग्री एंगल हमारे पास है। 22.5 अगर मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, पूरी की पूरी आपके पास ये बड़ा एंगल लेके चलते हो, कोसाइन फॉर्मूला है दूसरा। अब उसके अंदर हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी वजह से शॉर्ट हो जाएगी। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए, तो कोस 45। मैंने इसको एक्स ले लिया, इसको एक्स ले लिया, ठीक है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल है इसलिए ले लिया, दोनों को इक्वल क्यों ले लिया? 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2x। किसी भी तरीके से निकालना, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। cos 45 क्या होता है? 1/√। क्या होता है फॉर्मूला? कोई भी आपके पास एंगल दिया हुआ है, उस एंगल का कोसाइन निकालना है, तो उस एंगल को बढ़ने वाली साइड्स का जो स्क्वायर है वो तो लेना है प्लस साइन के साथ, और जो तीसरी साइड बची उस एंगल की अपोजिट साइड उसका स्क्वायर लेना है माइनस साइन के साथ, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ एंगल को बढ़ने वाली साइड्स का प्रोडक्ट। ये हमारे पास केस होता है। 1/√2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2√2x स्क्वायर माइनस का √2a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। इस √2a स्क्वायर को पकड़ तरफ ले जाओ, ये लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। दोनों में से 2x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? √2 माइनस 1। ये आपके पास √2 और a स्क्वायर, √2 डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई
x निकालना चाह रहे हैं ना, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ √2 था, ये सारा का सारा इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी √2a/2 इंटू में √2 - 1, इसको √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 + 1 से डिवाइड कर दो, ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या है √2 इंटू √2 + 1 अपॉन में नीचे क्या बच गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की वैल्यू √2 ए बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई, ये x है, ये x है, पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकालते हैं, तीनों साइड्स दी हुई है, यूरो फॉर्मूला निकालेगा, किसी भी तरीके से एक का एरिया निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर, ठीक है। If the sum of m consecutive odd integers is m raised to power 4, then the first integer is, हमारे पास m जो कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर्स हैं, ठीक है, m कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर्स, उनका सम कितना दिया हुआ है m रेज टू पावर 4 दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, पहला जो इंटीजर है वो निकालना है, देन द फर्स्ट इंटीजर इज, if the sum of m consecutive odd integers is m raised to power 4, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर m जो कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर है वो ले लेंगे, r+1 r+3 r+5 एंड सो ऑन, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, r में क्या ऐड करें, QMF हमारे पास कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर बन जाएगा, r प्लस क्या आ गया, अरे r+1 r+3, हमें नहीं पता कंजिक्यूटिव 1 से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने r दिया यहाँ पर r+1, उसके बाद r+3, आप इसको r+2 r+4 ये भी ले सकते थे, उस केस में r हमारा क्या होगा ओड होगा, इस केस में r हमारा क्या आएगा इवन आएगा, मतलब अजम्पशन कुछ भी हो सकती है, r+1 ले लिया, r+3 r+5, आप r+2 r+2 और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाता, इससे पहले वाले ओड इंटीजर कौन कौन रह गया, इससे पहले, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है, पहले जो n ओड इंटीजर्स हैं उनका सम निकालने का फॉर्मूला n स्क्वायर होता है, अरे पहले ओड इंटीजर्स हैं n, उनका सम n/2 इंटू 2, पहला ओड इंटीजर 1 प्लस n-1 इंटू d कितना है, सोल्व करोगे क्या आएगा n/2 2 + 2n - 2 से +2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पहले जो n ओड इंटीजर्स हैं उनका सम हमारे पास कितना आ गया n स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, शुरू में जो ओड इंटीजर गायब है ना वो मैं इसमें ऐड और सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, शुरू के ओड इंटीजर कौन कौन है 1 3 5, उसके बाद r-1 वो ऐड कर दी और वो सबट्रैक्ट कर दी, उसके बाद ये बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक तरफ तो हमारे पास इसके अंदर ये आपके पास इन सब का सम दिया हुआ है, सम ऑफ m कंजिक्यूटिव odd integers, it is equal to आ गया r+1 + r+3 प्लस एंड सो ऑन r+2n - 1 2m - 1, इससे पहले जो ओड इंटीजर्स हैं इट इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 प्लस एंड सो ऑन r - 1
प्लस r प्लस 1 प्लस r प्लस 3 प्लस एंड सो r प्लस 2n माइनस 1 इट इज और माइनस में क्या किया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो r माइनस इसको जगह ना क्यों दुख पा रहे जा, अरे क्यों परेशान हो रहे सर, अपने घर बैठ आराम से। अरे ये काम तो बहुत बढ़िया तरीके से घर रह के हो सकता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं किसी प्रकार का। यहाँ माहौल क्लास का भी खराब हो रहा है, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जिनकी नीयत नहीं है, अब उनको मान लो वो नहीं आ रहे, तो क्या स्पेशल इनविटेशन थोड़ी दिया जा रहा हूँ कि भाई तुम्हारे बगैर काम नहीं चल रहा है, क्लास में चलो। क्लास में तो जिसकी नीयत है वो चाहेगा पढ़ने के। अब आके यहाँ सोना ही है तो घर सो अपने आराम से, तो कुछ कहने वाला नहीं है। अब यहाँ तक टोटल इंटीजर कितने हो गए? पहले हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ से दूसरा ऑप्शन भी है, आप इसको एपी भी कह सकते हो। मान लो इतना ज़्यादा आराम से जाएगा इसको उसकी और डी होगी, कॉमन डिफरेंस ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग, मतलब वो पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है ना। पहली टर्म हमारे पास ओड होगी, उस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं, पहली जो m कंजुगेटिव ओड इंटीजर्स हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया, जो उससे r प्लस 1 से पहले वाले इंटीजर थे, r क्यों लेके चल रहे हैं, r प्लस 1 क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कह रहा इसके अंदर कि कौन से कंजुगेटिव ओड इंटीजर है, कौन से कंजुगेटिव ओड इंटीजर है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी, ये भी एपी है, एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, r प्लस 1 होगी, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, टर्म्स की संख्या कितनी है, तो वहां से हम सोल्व करेंगे m/2 इंटू 2a 2r प्लस 2 हो गया, प्लस में m-1 इंटू डी कितना होगा 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है m रेज टू, एक m दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 भी कॉमन निकाल लिया मैंने, ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 तो यहाँ पर कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास होगा इसमें 2r और प्लस 2 प्लस का 2m माइनस 2, साथ क्या था m/2, m कैंसिल कर दिया आपने 1/2 इक्वल टू m, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, वो 2 इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आ गई m³ माइनस m³ माइनस, उसके फैक्टर बना सकते हैं, m वहाँ से बाहर कॉमन निकाल लिया, m² माइनस 1 अंदर बच जाएगा, ये आसानी से हो गया। इस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अब ये टोटल ओड इंटीजर कितने हो गए, m पहले से थे, यहाँ तक m थे, इससे पहले कितने हैं, इससे पहले कितने हैं, r-1 तो नहीं है, r-1 नहीं, r-1 किस केस में होते हैं, जब ये कंजुगेटिव होते हैं, लास्ट जो ओड इंटीजर हमारे पास वो क्या है r-1, तो टोटल ओड इंटीजर्स की संख्या, लास्ट अगर ओड इंटीजर आपके पास 2n-1 है, 1 3 5 एंड सो ऑन, लास्ट में हमारे पास है 2n-1, तो आपसे पूछे कि ये हमारे पास कौन सा इंटीजर है, इसमें nth ओड इंटीजर, भाई लास्ट ओड इंटीजर मैंने 2n-1 लिया, आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर इस ओड इंटीजर्स की जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर ये वाला ओड इंटीजर कौन सा एक ओड इंटीजर है, दूसरा 5वां 10वां nth mth n+1th n-1th, ये हमारे पास क्या है nth ओड इंटीजर है। तो यहाँ से ये nth कब आएगा, इसमें आप 1 ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर ये वाला जो ओड इंटीजर है वो कौन सा है, r/2th ओड इंटीजर, r/2th। अब आप कहोगे r/2th क्या हमारे पास नेचुरल नंबर आएगा, आएगा, क्यों आएगा, मैंने पहला ओड इंटीजर क्या लिया है r+1, इसका मतलब r क्या है इवन है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे किसकी इंटीजर वैल्यू,
तो इस तरीके से थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इससे आसानी से सीधा निकल जाएगा। और कोई दो क्वेश्चन इसमें मैनिपुलेशन क्या है। और तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। एक ये 45th क्वेश्चन, इसमें क्या कंफ्यूजन है, 3, 4 और 5 क्या दिए हुए हैं, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो, कोई भरोसा नहीं है। बेटा है तो कोई बता दो, इसके अंदर एक दूसरे को मत दिखाओ। अगर कोई डाउट है तो बताते हैं, मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं ले रहा हूँ कि भी उस बच्चे ने बता दिया तो डिस्कस कर दिया, उसने बताया तो डिस्कस नहीं किया, ऐसा कोई वो नहीं है। दो क्वेश्चन हमारे पास इसमें। एक तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कॉनिकल वेसल है, रेडियस उसका 6 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर है। कॉनिकल वेसल रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ है कॉनिकल वेसल। उसके बाद ये कह रहा है ए मेटल स्फीयर इज लोवर्ड, उसके अंदर डाल दिया पानी से भरे हुए जो कॉनिकल वेसल हमारे पास उसके अंदर। रेडियस आपके पास 6 है, ये 8 दी हुई है इसकी हाइट। इसमें एक स्फीयर डाल दिया और स्फीयर इस प्रकार डाला है, मेटल sphere is lowered into the water. The size of the sphere is such that when it touches the inner surfaces, it just gets immersed. मतलब जैसे इन दोनों को टच करेगा, कोई भी स्फेरिकल बॉल लगा लो, स्फेरिकल बॉल कुछ भी है इसके अंदर, स्फेरिकल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट जब इसके अंदर डाल रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि जब ये इन दोनों साइड्स को जस्ट जहाँ कहीं टच करेगा वहाँ ये जो अपर सरफेस उससे जस्ट क्या होगा उसके अंदर, मतलब जस्ट इमर्ज। ये आपके पास स्फीयर इसमें दिया हुआ है। कंडीशन क्या है कि जैसे ये अंदर इन दोनों साइड्स को टच कर रहे हैं वहाँ जस्ट ना तो इसका कुछ पोर्शन ऊपर दिखाई दे रहा और ना ये ऊपर से कोई डिस्टेंस छोड़ के नीचे गया है, जस्ट मतलब अपर लेवल जो अपर सर्कुलर सरफेस हमारे पास है पानी का, जो ऊपरी सरफेस जो कि सर्कुलर होगा उसके साथ जस्ट ये क्या कर रहा है लेवल पे। अब उसके बाद कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट ओवरफ्लोज फ्रॉम द कॉनिकल वेसल इज, भाई जो इनिशियल इसके अंदर पानी था उस पानी का कितना हिस्सा बाहर चला गया, बाहर कितना जाएगा फुल, कितना बाहर जाएगा पानी जितना स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियली आपके पास कितना पानी था इसके अंदर, जो इस कोण का वॉल्यूम है, बाहर कितना चला गया जो स्फीयर का वॉल्यूम है, दोनों का क्या निकालना हमें रेशियो, स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण का वॉल्यूम कितना पानी था पहले, कितना बाहर चला गया जितना स्फीयर का वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बाहर जो जाएगा इट इज सपोज मान लो 1/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कोण का जो वॉल्यूम है स्फीयर का जो वॉल्यूम है 1/2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण, आधा पानी जो है वो बाहर चला जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमारे पास क्या है, स्फीयर का रेडियस निकालना। इस स्फीयर का रेडियस हम कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं। मैंने स्फीयर का रेडियस R ले लिया, सपोज स्फीयर का बातें नहीं हो, स्फीयर का रेडियस में क्या लेके चल रहा हूँ R, लेट R बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का जो रेडियस है उसको हम क्या लेके चल रहे हैं, R लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद ये R है, ये भी R है। सपोज ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, आपके पास यहां से tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan थीटा निकाल देंगे, क्या होगा tan थीटा फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OAB, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OAB
एम थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ये 6 है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये 6 ये 8, ये एंगल 90, 3/4 आ गया। ये टेंजेंट हो जाएगा। अब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, r अपॉन में दिस, ये ले लो। ये टोटल हाइट कितनी है, 8 है। 8 में से ऊपर कितना हो जाएगा, नीचे कितना बच गया,